अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन आज़ाद, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फ्रैंकिस्तान शो। वेल, सिविल सर्विसेज ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए अटैम्प्ट हर साल हज़ारों लोग देते हैं। उन हज़ारों लोगों में से कामयाब सिर्फ चंद एक हो पाते हैं। तो आज इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ एक इंतहाई रेलेवेंट पर्सनालिटी मौजूद हैं, जिन्होंने ना सिर्फ एक बार बल्कि दो बार कम्पेटिटिव एग्ज़ामिनेशन को ना सिर्फ पास किया बल्कि उसकी एलोकेशन भी की। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हुमैर अहमद सर। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। वेलकम सीन। अच्छा, शुड आई कॉल यू एसओ हुमैर, असिस्टेंट कमिश्नर हुमैर, और डीएसपी हुमैर? व्हाट इज़ योर रैंक राइट नाउ? My rank right now is section officer cum assistant commissioner. You can call me whatever you want because I have been allocated as DSP too. So potential DSP you can call me, or you can call me as or assistant commissioner. So right now you are working as assistant commissioner. Right now I am working as section officer, लेकिन ये पोस्ट फिर फील्ड में जाके असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। All right. So स्टार्ट हम लेंगे आपकी जर्नी से। हाउ डिड इट स्टार्ट? मतलब एक बार पास करना लोगों के लिए ख्वाब होता है, आपने दो बार ये करके दिखाया। जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है इसी पिलेली परेडाबाद के एरिया से। देखा जाए तो ये बड़ा बैकवर्ड एरिया लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन इसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मेरी अर्ली एजुकेशन यहीं से है। मैं मैट्रिक मैंने ज़ुबैर चिल्ड्रन अकेडमी से किया है। फिर मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि ड्यूरिंग माई मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन द इस्लामियत पेपर आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड बाय द चीटिंग कल्चर कि इस्लामियत के पेपर के अंदर भी स्टूडेंट्स चीटिंग कर रहे थे। आई वॉज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स जिन्होंने पेपर अपनी खुद की एफर्ट से अटैम्प्ट किया, लेकिन बाकी जो ओवरऑल चीटिंग कल्चर था डेट डिसहार्टेंड मी अलॉट। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं हैदराबाद बोर्ड को क्विट करके फेडरल बोर्ड की तरफ जंप करता हूँ। सो आई कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। FG कॉलेज मैंने ऑप्ट किया था। FG कॉलेज से मैंने किया तो वहाँ पे क्योंकि चीटिंग कल्चर नहीं था और फिर उसका बोर्ड चेंज था, तो उसमें हमें यू ऑलवेज़ हैव टू बी ऑन योर टोज़। तो उसकी वजह से मुझे बहुत एफ़र्ट करनी पड़ी, और उस बहुत एफ़र्ट से जितनी आप एफ़र्ट करते हैं उतना ही आपके लिए आपकी स्किल्स उतनी इंप्रूव होती हैं और उतना ही आप आगे जाते हैं। आफ्टर डैट आई completed my BSc from City College, and then I moved towards University of Sindh. University of Sindh में I was very fortunate enough कि मेरा जो academic teachers थे वो बहुत अच्छे मुझे मिले, एक academic group मुझे बहुत अच्छा मिला, और उसकी वजह से I was able to secure gold medal in my university, और मैंने MA English के अंदर मैंने टॉप किया। आफ्टर डेट आई डिसाइडेड टू कम टूवर्ड्स सिविल सर्विसेज, और सिविल सर्विसेज के लिए मैंने पहला अटैम्प्ट 2018 में दिया, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा वो अटैम्प्ट क्लियर हुआ, सक्सेसफुल हुआ मैं, एंड आई वाज ऑन 13th नंबर इन अर्बन सिंध। उसमें मेरी जो एलोकेशन हुई वो PMS में हुई। PMS स्टैंड्स फॉर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। ये एक ऐसा ग्रुप है जो सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर दोनों को मिला के बनाया गया है। देन आई अटेम्प्टेड अगेन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ 2019, और उसके अंदर मेरी एलोकेशन DSP के तौर पे हुई है, एंड आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेट इनफ टू सिक्योर द टॉप स्पॉट इन अर्बन सिंध। अर्बन सिंध में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, और मुझे जो उसका जो हॉट मोस्ट जो सीट थी DSP की वो मैं सिक्योर करने में कामयाब हुआ। राइट। सो योर स्टोरी इज़ वेरी मच इंस्पिरेशनल। मैं ये जानना चाहूँगा, वाज इट अ स्मूथ राइड ये, या फिर एक रोलर कोस्टर राइड थी, या आराम से मतलब चलता गया और आपको पता नहीं चला, हो गया बस? नथिंग इज़ ईजी। जो भी वर्थवाइल चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो कभी भी ईजी नहीं होती। बहुत सारे सेटबैक्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली आते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ऑब्स्टिकल होता है जिसे आपको काउंटर करना होता है वो मोटिवेशन होती है, कि आपको अपने आप को मोटिवेट रखना होता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं जो कि आप एक दिन में अचीव कर लेंगे। दिट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, वेरी आर्डुअस, एंड वेरी मच स्ट्रगल इज़ नीडेड इन ऑर्डर टू क्लिंच इट। तो अपने आप को मोटिवेट रखना, डिसहार्ट ना होना, डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा करना कि आप लॉन्ग आवर बैठ के स्टडी कर सकें। पार्टीज़ हो रही होंगी, आपको उन पार्टीज़ को क्विट करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहते हुए अपने एम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो फोकस, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें सुन के लगता है कि बड़ी आसान चीज़ें हैं, लेकिन असल में अपने आप से जो कंपटीशन होता है, अपने आप से जो कन्फ्लिक्ट होता है, वही सबसे मुश्किल चीज़ होती है, और जो अपने आप को फ़तेह कर लेता है वो फिर दुनिया भी फ़तेह कर लेता है। बिल्कुल। तो आपकी ये डायरेक्टली जो CCE वाली जर्नी थी, उससे पहले यू वाज एन इंग्लिश टीचर? यस, आई हैव बीन एन इंग्लिश टीचर अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 2013 से पढ़ाना स्टार्ट किया, और 2020 तक रफली मैंने 2019-20 तक मैंने रफली पढ़ाया है।
I have been fortunate enough that I have taught in almost all reputed institutes of हैदराबाद। मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट की थी स्टूडेंट केयर सेंटर से, उसके बाद फिर मैंने आगा खान कॉलेज में पढ़ाया, आगा खान एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान नेटवर्क का मैं पार्ट रहा हूँ। उसके बाद मैंने पब्लिक स्कूल में पढ़ाया है, IBA के अंडर जो है काम कर रहे हैं अभी। उसके साथ साथ मैंने हाईएस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया है, मैंने नमल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया है, और भी छोटी मोटी जगहें डेड आई फॉर कॉटन। राइट, सो Now I must ask you about the experience as section officer. आपने 2018 में CC पास किया PCS और उसके बाद आप allocate हो गए section officer. How was your experience as SO? असल में लेट मी ब्रीफ दोज व्यूअर्स जिनको इसके बारे में पता नहीं है कि सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती क्या है। असल में पूरा जो सिंध है वो सिंध सेक्रेटेरिएट से कंट्रोल होता है। जो पॉलिसी मेकिंग का काम होता है वो सेक्रेटेरिएट में होता है, और फील्ड के अंदर पॉलिसी एग्जीक्यूशन का काम होता है। पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में होती है, पॉलिसी जो बनाई जाती है वो सेक्रेटेरिएट में बनाई जाती है। तो सेक्शन ऑफिसर के तौर पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे जो बॉसेस रहे हैं वो बहुत काइंड रहे हैं मेरे साथ, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और मैंने बहुत कम टाइम में आई फील कि बहुत कुछ लर्न किया है। इसकी एक छोटे से एग्जांपल ये है कि हम लेट मी से बिफोर दिस कि मैं पॉलिसी मेकिंग का डायरेक्ट पार्ट रहा हूँ। हमने बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई हैं, और वो पॉलिसीज़ हमने सिर्फ यही देख के बनाई हैं कि हम मेरिट को इंश्योर कर सकें, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकें, और ओवरऑल हम एजुकेशन इन सिंध की बेटरमेंट के लिए अपना रोल प्ले कर सकें। अच्छा, एक ही जनरल कंसेप्शन ये पाया जाता है कि ये जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं इन्हें पास करने के लिए आपकी अंग्रेज़ी एक बला की होनी चाहिए, तो क्या ये हकीकत है? डिपेंड करता है कि बला से आपकी क्या मुराद है। आपकी इंग्लिश एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर आप कम्युनिकेट कर पाते हैं तो फिर आप इंग्लिश बोल पाते हैं। लेकिन इसमें फिर आप देखें कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपकी इंग्लिश बेसिक लेवल की इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। मतलब इंग्लिश डेफिनेटली वसीम देखें ना, आप 5th क्लास की जो स्टैंडर्ड का जो बच्चा इंग्लिश बोल रहा होगा उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है वो उससे बेटर इंग्लिश बोलेगा। तो इसी तरीके से जब इंटरमीडिएट के अंदर वो स्टूडेंट आएगा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे नेचुरली कि उसकी इंग्लिश मैट्रिक के स्टूडेंट से बेहतर होनी चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप 5th क्लास की इंग्लिश के साथ या 8th क्लास की इंग्लिश के साथ या मैट्रिक या इंटर की इंग्लिश के साथ पास नहीं कर सकते। आपकी इंग्लिश ग्रेजुएट लेवल की इंग्लिश होनी चाहिए। मतलब ग्रेजुएट लेवल पे जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, अगर आप उन कोर्सेज को ठीक तरीके से पढ़ते हैं, ग्रेजुएट लेवल की इंग्लिश के ऊपर आपकी कमांड है, आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, और न्यूज़पेपर रीड करने के बाद आप अपने एक्सप्रेशंस को बिल्ड करते हैं, तो आपकी इंग्लिश से आप कम्युनिकेट करने के काबिल हो पाएंगे, और आपकी जो कम्युनिकेटिंग एक्सप्रेशन होगा वो अप टू द मार्क होगा, और जो वो अप टू द मार्क एक्सप्रेशन जो होता है वो बड़ा कैची होता है, और वो आपको मार्क्स दिलवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, मेरे ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए पहले आप क्लियर कर दें कि ये CSS, PCS और PMS इनमें डिफरेंस क्या है ये तीनों चीज़ों में? CS पाकिस्तान एक फेडरेशन है, मतलब एक हमारा कैपिटल है, और फिर उसके 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। फेडरेटिंग यूनिट्स को हम प्रोविंसेस कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। अब फेडरल की खुद की एक ब्यूरोक्रेसी है, और जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी है। फिर ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी के अंदर फेडरल की ब्यूरोक्रेसी और फेडरेटिंग यूनिट्स की ब्यूरोक्रेसी शेयर करती है पावर को। तो CSS फेडरल लेवल ब्यूरोक्रेसी है, मतलब वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी डिप्यूट किए जा सकते हैं। इस्लामाबाद उनको हायर करता है, फेडरल उनको हायर करता है। बाकी जो PCS होता है वो प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, वो फेडरेटिंग यूनिट की ब्यूरोक्रेसी होती है। KPK में अपनी PCS है, बलूचिस्तान में अपना PCS है, पंजाब और सिंध में भी अपने अपने PCS मौजूद हैं। तो CSS और PCS में ये फ़र्क है। PMS क्या है? PMS PCS का एक एलीट कैडर है। आप जब PCS क्वालिफाई करते हैं तो PCS क्वालिफाई करने के बाद आप बहुत सारी जॉब्स जो जॉब्स उस साल में अवेलेबल होती हैं, आप उन जॉब्स के लिए अलोकेट हो सकते हैं। जिस तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की पोस्ट आप ले सकते हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की पोस्ट ले सकते हैं, आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की पोस्ट ले सकते हैं। इसमें से जो मोस्ट सोट आफ्टर जॉब्स होती हैं वो DSP की जॉब होती है पुलिस कैडर के अंदर, या PMS की जॉब होती है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर, जो कि आपको सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर बनाती है। तो PCS करके आप बहुत सारी जॉब्स हासिल कर सकते हैं, जिसमें से एक जॉब PMS है। राइट। अच्छा, मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि जब आपने 2018 में PCS दिया एंड यू वाज एलोकेटेड एज सेक्शन ऑफिसर, तो फिर 2019 में देने की क्या वजह थी? इसके 2 रीज़न हैं। एक तो पहला रीज़न तो ये कि जो PCS का जो रिज़ल्ट होता है
वो आपको फ़ौरन नहीं मिलता, वो एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। हम पहले स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद रिटन एग्जामिनेशन होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग पास होते हैं। पर जो लोग पास होते हैं वो रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, उसमें वो काफ़ी पेपर्स अटैम्प्ट करते हैं। उन पेपर्स में जो क्वालिफाई होते हैं उसके बाद फिर वो इंटरव्यू फेज़ में जाते हैं, और इंटरव्यू के बाद सीट्स के हिसाब से मेरिट फॉर्म किया जाता है, और फिर मेरिट के हिसाब से लोकेशन होती है। तो 2019 के पेपर में अपीयर होने का पहला रीज़न ये था कि मेरा फ़ाइनल इंटरव्यू पेंडिंग था। फ़ाइनल इंटरव्यू इस वजह से पेंडिंग था क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मैं अनश्योर था कि मैं क्वालिफाई कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो मैं 2019 के पेपर में अपीयर हुआ। सेकेंडली रीज़न ये था कि जो पुलिस की जॉब है वो बड़ी चार्मिंग है, और मुझे पता था कि 2018 के अंदर पुलिस की जॉब मौजूद नहीं थी क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन 19 के अंदर पुलिस की जॉब्स मौजूद थी क्योंकि सीट्स अवेलेबल थी। तो जो मेजर मोटिवेटिंग रीज़न था 19 के पेपर में अपीयर होने का, वो डीएसपी की जॉब थी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि इस सारे प्रोसेस में आपका मेंटोर, आपका टीचर कौन था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करी, मेरा कोई ऐसी मेंटोरशिप भी मैंने अटेंड नहीं की कि जिसको मैं कहूँ कि इस बंदे का पूरा मेरी जर्नी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब मैंने किसी ऐसे मेंटोर की खिदमत भी हासिल नहीं करी। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा कि मेंटोरशिप नहीं लेनी चाहिए या मेंटोरशिप में आपको नुकसान है वगैरह वगैरह। बहुत सारे मेंटोर ऐसे हैं जो बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और उनका जो रोल है वो बिलाशुबा बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस के लिए। लेकिन मेरी खुद की जर्नी पर्सनल रही है। इंटरनेट को मैंने अपना मेंटोर बनाया है। मैंने इंटरनेट से, वेबसाइट से, इनसे ही डेटा हासिल किया है। ट्रायल एंड एरर की मेरी जर्नी रही है। मैंने गलतियां करी हैं और फिर उनसे सीखा है, फिर ट्रायल किया है, फिर एरर किया है, फिर सीखा है। पीसीएस में तो कोई एरर नज़र ही नहीं आता, आपने पहला अटैम्प्ट दिया और उसमें पास हो गए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें लक का भी बड़ा रोल है। इसमें एक छोटी सी बात है, चले आपके प्रोग्राम से मुझे मौका मिला, मैं आपको बताऊँ। मैंने पढ़ा मैंने कहीं पे ये पढ़ा कि आप किसको अगर कोई आपके पास मांगने के लिए आता है तो क्या आप उसको पैसे देने चाहिए या आपको पैसे नहीं देने चाहिए। तो उसके बारे में मेरा ये ओपिनियन था कि अगर कोई आपको डिज़र्विंग लगे तो आपको उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई आपको लगे कि वो डिज़र्विंग नहीं है तो आपको उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मेरा ये ओपिनियन था। फिर मैंने एक सेंटेंस पढ़ा, उस सेंटेंस ये था कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देता है जो कि आप डिज़र्व भी नहीं करते। तो अगर आप लोगों को इस बात पे जज करते हो कि डिज़र्व करता है तो मैं इसको दूं, और अगर ये डिज़र्व नहीं करता तो मैं इसको ना दूं, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह ताला को भी कह रहे हैं कि मुझे जज करो इस बात पे कि मैं डिज़र्व करता हूं तो मुझे दो, और मैं अगर डिज़र्व नहीं करता तो मुझे ना दो। तो फिर मैंने ये आदत बनाई कि मैं जो भी मेरे पास मदद के लिए आता है मैं उसे कभी भी नो नहीं करता। व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर द एस्पायरेंट्स के लिए क्या टिप्स होंगी? मेरी एस्पायरेंट्स के लिए ये टिप्स होंगी कि सबसे पहले अपने आप से सिंसियर बने, एक एम्बिशन बनाएं, उस एम्बिशन को अचीव करना है, और पूरी सिंसियरिटी, पूरी डिवोशन के साथ अपनी एनर्जीज़ को उसके लिए सर्व करें। आपके पास गाइडेंस के लिए मैं मौजूद हूँ, और दूसरे लोग भी बहुत सारे मौजूद हैं जो कि आपको सिंसियरली गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको उनको रीच करना पड़ेगा। आप उनको रीच करें, और रीच करने के बाद आपको जो भी गाइडेंस चाहिए आप उनसे गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिलेबस अवेलेबल है, सीएसएस का सिलेबस मौजूद है एफपीएससी की वेबसाइट पर, पीसीएस का सिलेबस मौजूद है एसपीएससी की वेबसाइट पर। आप उन सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद सिलेबस के मुताबिक अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। सिलेबस के अंदर रिकमेंडेड बुक्स मौजूद हैं, वो रिकमेंडेड बुक्स आप परचेज़ कर सकते हैं, और रिकमेंडेड बुक्स परचेज़ करने के बाद उन रिकमेंडेड बुक्स के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। और आज के दौर में आपको पास इंटरनेट की लग्जरी मौजूद है। जो भी चीज़ में जो भी प्रॉब्लम आपके पास मौजूद है, आप इंटरनेट के ज़रिए उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आप इंटरनेट को सर्फ कीजिए, और इंटरनेट को सर्फ करने के बाद आपको उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिजिटल अगर आप अच्छे हैं तो फिर आप निकाल जाएंगे, आप क्लिंच कर जाएंगे। इसके अलावा आप जो लोग कर चुके हैं आप उनसे हेल्प मांग दीजिए, वो आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने आप के साथ सिंसेरिटी है। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें तो मौजूद हैं। इन सारी चीज़ों के होने के बाद भी बहुत सारे लोग अपना स्टडी रूटीन या स्टडी प्लान नहीं बना पाते। तो मैं मालूम करना चाहूँगा कि आपका स्टडी प्लान, आपका स्टडी रूटीन क्या था? आप पढ़ा किस तरह से करते थे? हाँ, इसमें देखें, ये ऐसा नहीं है कि आपकी
दो तरह की लर्निंग होती है ना, एक होती है एक्टिव लर्निंग, एक होती है पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में ये चीज़ें होती हैं कि आपने सिलेबस सामने रखा, सिलेबस सामने रखने के बाद आपने उस चीज़ को एक्टिवली स्टडी करना शुरू किया कि ये सिलेबस है, ये टॉपिक मुझे कवर करना है, ये इस बुक से कवर करना है, आप उस चीज़ को एक्टिवली पढ़ रहे हैं। एक होती है पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग ये होती है कि आप उस सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, लेकिन क्योंकि आप उस चीज़ को पढ़ा चुके हैं या पहले पढ़ चुके हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करती है। तो अगर आपका स्टडी बैकग्राउंड अच्छा है, अगर आपने मैट्रिक से ही अच्छा पढ़ा है, अगर आपकी बेस अच्छी है, तो फिर आपकी जो पैसिव लर्निंग होगी, जो कि आप पहले एक्यूमुलेट कर चुके हैं अपने पास, वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो क्योंकि मैं खुद टीचर रहा हूँ, मैंने 7 साल पढ़ाया है, उसके अलावा मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो मैं बहुत सारी किताबें सिर्फ ऐसे ही एज़ फ़न पढ़ लिया करता था। तो इस वजह से ये चीज़ों ने मुझे बड़ा हेल्प किया है। मेरा स्टडी प्लान काफ़ी डिस्टर्ब रहा है, ऑन एंड ऑफ रहा है, वो इस वजह से क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था और फिर मैं तैयारी भी कर रहा था। तो जॉब के साथ तैयारी काफ़ी टाइम मैंने ऐसे ही किया है, तो इसकी वजह से मुझे जो भी टाइम मिलता था मैं अपनी बुक्स हाथ में लेता था और मैं बुक्स हाथ में लेने के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। इसके अलावा ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों में होना चाहिए कि आपके पास अगर मोबाइल मौजूद है, आप जहाँ भी फ्री टाइम आपके पास मौजूद है, आप वेबसाइट खोलिए, आप नोट्स निकालिए अपने, और आप अपने मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि किस तरह का इंडिविजुअल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करने में आसानी फील करता है? हर वो इंडिविजुअल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करने में आसानी महसूस करेगा जिसका एक्सप्रेशन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर वो, और एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर उसके बाद उनको एक्सप्रेस करना आता उसे। अगर वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन वो बयान नहीं कर सकता अपनी बात, वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो वो डेफिनेटली लूज़ करेगा अपने मार्क्स। लेकिन अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है इन क्लियर टर्म्स, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करेगा। इसके अलावा फ़्लो चार्ट्स बनाना, मैप्स बनाना, डायग्राम्स बनाना, हर वो चीज़ जो कि आपके एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करती है, जो कि आपकी बात करने के अंदाज़े बयां को जो कि इम्प्रूव करती है, हर वो चीज़ आपके लिए अच्छे मार्क्स सिक्योर करेगी। तो एक तो आपका कंटेंट आपको पता हो कि आपको लिखना क्या है, फिर आपको उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, उसको बयान कैसे करना है, ये भी पता हो। इसके अलावा ओरिजिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें अगर आप लिख कर आएंगे तो आप हो सकता है पास हो जाए, लेकिन आप इतने अच्छे नंबर हासिल ना कर पाए। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा कि क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करें, ओरिजिनलिटी यूज़ करें, नॉवल आइडियाज़ को यूज़ करें, अपनी तरफ से आप कुछ एनालिसिस ऐसा करें जो कि आपको खुद का हो, कहीं से आपने कॉपी ना किया हो उसको। और फिर जब आप इस तरीके से अपना एक ओरिजिनल कंटेंट देंगे तो वो डेफिनेटली एक ऐसा इंप्रेशन असेसर के ऊपर छोड़ेगा जो कि उसको कहीं से ना मिला होगा। तो डेफिनेटली आपके इंशाल्लाह ताला फिर मार्क्स भी वैसे ही आएंगे। ऑल राइट, सो वी हैव ऑलमोस्ट गॉन थ्रू ऑल द टॉपिक्स ऑफ आवर डिस्कशन। अल्टीमेटली लास्ट में मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं आप? लाइक यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांटेड, ये आपका शायद ड्रीम रहा है, आपने PCS एक बार नहीं 2 बार पास कर लिया है। अब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? क्या देखते हैं आप अपने आप को? मैं वे फॉरवर्ड में यही देखता हूँ कि मैं लोगों की सर्विस करूँ, और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे उम्मत की खिदमत का, लोगों की खिदमत का कोई काम ले। तो मैं यही चाहता हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने आप को ग्रो करूँ प्रोफेशनली भी, और मेरी वजह से दूसरे लोग भी ग्रो करें प्रोफेशनली भी। पत्थर सारे बहुत कीमती होते हैं, लेकिन पारस एक ऐसा पत्थर होता है जो उसके साथ जुड़ता है वो सोना बन जाता है। तो मैं वो पारस बनना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े वो सोना बन जाए। Beautiful. Well, viewers, this was the episode of the Frankistan Show TFS with DSP Humair Ahmed. He's an inspirational personality for many and for me as well. तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए एपिसोड आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह I'll meet you in the next video. Till then, अल्लाह हाफिज़।